Hello students, welcome to Ignite Chemistry and this is Vivek and today I'm going to discussing about solid state. So you know that the solid state is the first chapter of 12th chemistry. So I'll cover this solid state topic in this video. So start with the solid. तो solid का मतलब क्या है? Solid वो होता है जिसका fixed volume होता है, हमको पता है fixed volume होता है, fixed mass होता है एंड फिक्स शेप होता है, उसी को बोलते हैं सॉलिड। तो सॉलिड का मतलब जिसका फिक्स वॉल्यूम मास एंड शेप होता है उसको बोलते हैं हम जनरली सॉलिड। तो ये एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है। तो ये एक जनरली आइस है। तो आइस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड जो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन है सॉलिड के बीच में, पार्टिकल के बीच में, उस वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो आइस का मॉलिक्यूल है, आइस मॉलिक्यूल। सो आइस का सॉलिड का प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सॉलिड का जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वही है द सेम डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। एंड जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है द मॉलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, intermolecular forces are strong, and their constituent particles atom molecular ion have fixed position and can only oscillate about their mean position. तो सॉलिड का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, एटम एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत क्लोज है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसीलिए उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं पोजीशन उसका चेंज नहीं होता, वो पोजीशन फिक्स रहता है। ये एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ पर गलती से हो गया। दे हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, एक ही पोजीशन में वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, ये उनका मीन पोजीशन होता है, उसके वो अप डाउन हो सकते हैं। तो ये वाइब्रेशन होता रहता है लेकिन उनका पोजीशन फिक्स रहता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दे हैव इनकम्प्रेसिबल एनर्जी सिंस दे आर क्लोजली पैक्ड एंड उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है एंड सो दैट दे आर इनकम्प्रेसिबल, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते एंड वो रिजिड भी हैं। तो सॉलिड को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो सॉलिड जनरली टू टाइप्स का होता है। कैसे क्लासीफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट इन अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ऑर्डर होता है उसके हिसाब से अगर हम सॉलिड को क्लासीफाई करेंगे तो सॉलिड जनरली टू टाइप्स का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमोफस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमोफस सॉलिड क्या है, उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो देखते हैं पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है दीज आर द सॉलिड इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, आयन्स एंड मॉलिक्यूल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न फॉर ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। उनका जो अरेंजमेंट है ये कुछ इस टाइप का है, फिक्स्ड अरेंजमेंट है और एक रेगुलर अरेंजमेंट। तुम नोट में इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और वो ऑर्डरली अरेंज है, एक एग्जैक्ट ऑर्डर में वो अरेंजमेंट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो ऑर्डर अरेंजमेंट रहेगा तो हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन। अगर ऑर्डरली अरेंज नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे एमोफस। तो क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, डायमंड हो गया, ग्राफाइट हो गया। तो ये सारा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये सारे जो सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होता है वो क्लोजली अरेंजमेंट होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डरली अरेंज रहता है। तो उनके सॉलिड के बीच में जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर उसका प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो पहले देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप। इनका जो शेप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दे हैव शार्प एट ए दे मेल्ट एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब लेट अस कंसिडर आइस का बात करते हैं। ठीक है, तो आइस
आइस का जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब जब आइस को हम 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है, एग्जैक्ट 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ सब सॉलिड होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, जैसे कि हो गया प्लास्टिक, हो गया रबर, हो गया, उनका कोई साफ मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। प्लास्टिक एंड रबर को जब हम मेल्ट करेंगे उन वो क्या होते हैं, पहले वो सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए उनका कोई साफ मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि 100 से 150 तक जाएंगे तो वो मेल्ट होगा, इस टाइप का रेंज होता है। एक एग्जैक्ट पॉइंट में वो मेल्ट होना नहीं, उनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता एग्जैक्ट पॉइंट से। तो इसी तरह लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका एक एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि आइस का हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये सारे एक एग्जैक्ट टेम्परेचर में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए बोलता है वो मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, व्हेन इट कट विथ ए शार्प एज टूल it split into two pieces and the new generated surface are plain and smooth। जब लेटेस्ट कंसिडर मेरे पास एक आयरन रॉड है, ठीक है, तो आयरन रॉड को अगर मैं एक शार्प एज टूल से कट करूंगा तो मुझे टू न्यू सरफेस मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, दो न्यू सरफेस, यहाँ पर एक न्यू सरफेस होगा और यहाँ पर एक भी एक न्यू सरफेस होगा। तो ये वाला जो सरफेस है ये न्यूली जनरेटेड सरफेस एरिया। अगर ये सरफेस एरिया को मैं छू कर देखूंगा तो ये पूरा प्लेन रहेगा एंड स्मूथ रहेगा। तुम देखे होगे नियर सराउंडिंग में कहीं पर जब हम रॉड को कट करते हैं तो जो रॉड का जो नया सरफेस एरिया जनरेटेड होता है तो वो स्मूथ होता है एंड वो प्लेन होता है, वो भी शाइनिंग भी करता है। इसका ये एक प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये किसका प्रॉपर्टीज है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, दे हैव डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी फ्यूजन। तो सॉलिड को हम जब एक एग्जैक्ट टेम्परेचर में बॉईल करेंगे तो फ्यूज हो जाएगा, उनका जो एंथैल्पी फ्यूजन होता है वो फिक्स रहता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, दे आर अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको हम समझेंगे अनआइसोट्रॉपिक क्या है, थोड़े के आगे हम समझेंगे। तो ये याद रखना, दे आर अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। उनको क्या बोला जाता है, ट्रू सॉलिड बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा प्लास्टिक है एक्चुअली वो सॉलिड नहीं है, एक टाइप का स्यूडो सॉलिड है, उसको बोल सकते हैं सुपर कूल लिक्विड। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो ट्रू सॉलिड है, उनका एक एग्जैक्ट ऑर्डर रहता है, उनका साफ मेल्टिंग पॉइंट रहता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड। नेक्स्ट देखेंगे अनआइसोट्रॉपिक। अनआइसोट्रॉपिक क्या है, अनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है some physical properties like electrical resistance, refractive index show different value when measured along different direction in the same crystal। अगर एक ही क्रिस्टल का डिफरेंट एंगल से हम ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये ए एंड बी पोजीशन है, अगर इस पोजीशन से मैं इस पोजीशन के डायरेक्शन में देखूंगा जो मुझे अरेंजमेंट देखने को मिलता है, अगर डी से सी डायरेक्शन को मैं देखूंगा तो डिफरेंट अरेंजमेंट मिलता है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है, मतलब सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलता। डी एंड सी पोजीशन से जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट है, बी एंड ए पोजीशन का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ ऑब्जर्व करूँगा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करूँगा वो डिफरेंट आएगा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करूँगा तो डिफरेंट आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। अनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर एग्जाम्पल में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये वैल्यू डिफरेंट होता है अगर हम डिफरेंट एंगल से सेम क्रिस्टल को ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको बोलते हैं अनआइसोट्रॉपिक नेचर। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे अमॉर्फस सॉलिड के बारे में। तो अमॉर्फस सॉलिड क्या है,
These are the solid in which constant particles are closely orderly arranged over very short range order. तो जो ये amorphous solid में क्या होता है, जो constant particle होते हैं वो उनका जो ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है और कोई ऑर्डर नहीं रहता। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं ये कोई ऑर्डर में नहीं है, इनका कोई अरेंजमेंट नहीं है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम बोलेंगे उसको अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम बना सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट में नहीं है, तो इस टाइप का सॉलिड को हम बोलेंगे अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल है प्लास्टिक, रबर, ग्लास, फ्यूज्ड सिलिका, etc. These are the example of amorphous solid. तो amorphous solid के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। दे आर इरेगुलर इन शेप, उनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता। दे शो ए रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। हम डिस्कस कर रहे थे कि जो amorphous solid है, तो amorphous solid में क्या होता है, उनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है एक परफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता या परफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, उनका एक रेंज ऑफ ऑर्डर रहता है। मतलब अगर प्लास्टिक को हम बॉईल करेंगे या मेल्ट करेंगे तो प्लास्टिक का एग्जैक्ट टेम्परेचर में बॉईल नहीं होगा या मेल्ट नहीं होगा, एक रेंज ऑफ ऑर्डर आएगा। तो पहले क्या होगा, प्लास्टिक को अब बॉइलिंग करेंगे तो पहले सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने के बाद धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है उसका, ये अमोर्फस सॉलिड का प्रॉपर्टीज होता है, और ये इसकी इसीलिए उसको बोला जाता है, कोई एग्जैक्ट टेम्परेचर तो नहीं है, इसलिए रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, When it cut with a sharp edge tool, they cut into two pieces with irregular surface. अगर हम प्लास्टिक को तोड़ेंगे या ग्लास को दो हिस्से में डिवाइड करेंगे तो जो नया सरफेस एरिया हमको मिलेगा, लेट अस कंसीडर दिस इज ए ग्लास रॉड। ठीक है, अगर ग्लास रॉड को अगर हम टू हिस्से में डिवाइड करेंगे तो ये जो सरफेस एरिया मिलेगा इट इज ए रफ सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया मिलेगा क्या होगा, एक रफ सरफेस एरिया मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टीज है, ये एक अमोर्फस सॉलिड का प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आता है, दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, उनका कोई एग्जैक्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं है। दे आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर, उनका जो ट्रॉपिक हो मतलब उनका जो नेचर होता है अनआइसोट्रोपिक। तो अनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है some physical properties like refractive index, the electrical resistance value are same for all direction, सारे डायरेक्शन के लिए सेम होता है। they are also called pseudo solid और super cool liquid। तो उनको क्या बोला जाता है, pseudo solid बोला जाता है। pseudo means false, false solid, और super cool liquid क्योंकि वो एक्चुअली वो लिक्विड है, इतना ठंडा हो गया है कि वो सॉलिड जैसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो सॉलिड है नहीं, वो एक्चुअली में लिक्विड है। वो सुपर कूल लिक्विड क्यों है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड। सो आइसोट्रोपिक क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसका वैल्यू हर डायरेक्शन के लिए सेम होता है, तो हम उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं सुपर कूल लिक्विड। तो सुपर कूल लिक्विड क्या है ना, अमोर्फस सॉलिड आर स्लाइटली विस्कस एंड हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो। तो ये क्या होते हैं, ये जो सॉलिड होते हैं ये विस्कस होते हैं। ठीक है, जब हम मेल्ट करेंगे तो ये हाईली विस्कस लिक्विड जैसा बिहेव करेगा एंड ये फ्लो करता है, लिक्विड जैसे फ्लो करता है उसी तरह ये क्या करता है, फ्लो करता है। सो दैट दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड। जैसे कि हमारा जो ओल्ड बिल्डिंग का जो खिड़की होता है उसमें जो शीशा लगा होता है या जो ग्लास लगा होता है, वो ग्लास में अगर वो ज़्यादा टाइम तक ऐसे हीट करेंगे कूल करेंगे उसके वजह से उसका जो डाउन पार्ट होता है वो ज़्यादा
थिक होता है, एंड जो अपर पार्ट होता है वो थीन होता है। एक ग्लास का, एक विंडो का जो ग्लास होता है वो डाउन पार्ट जो रहता है वो थिक होता है। तो थिक क्यों होता है? थिक इसी की वजह से होता है क्योंकि जो लिक्विड है, ये जो सुपर कूल लिक्विड ये फ्लो करता है, तो ये फ्लो करने के कारण से ये धीरे धीरे नीचे आके बैठ जाता है, तो इसीलिए वो थिक होता है। ठीक है, तो ये रहा सुपर कूल लिक्विड। तो ये रहा तुम्हारे लिए असाइनमेंट, कुछ ये इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड ये कुछ क्वेश्चन है जो हाई थिंकिंग ऑर्डर स्केल है। जिसको वो डाउट है कुछ क्वेश्चन के बारे में वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का बता सकता है, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा इसका। ठीक है, लेकिन खुद से एक बार ट्राई करो, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने अभी पता हो गया सबको क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। तो अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम फिर से डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। किस हिसाब से डिवाइड करेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड बॉन्ड बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसके, एंड जो पार्टिकल्स हैं उसमें, एक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उससे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड द बॉन्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, उसके हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 4 टाइप में डिवाइड करेंगे। तो 4 टाइप क्या क्या है? जो पहला टाइप है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड से पता चलता है कि उसके अंदर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद आयनिक सॉलिड, तो आयनिक कंपाउंड को लेके, आयन्स को लेके अगर कोई सॉलिड बनता है तो उसको बोलेंगे आयोनिक सॉलिड। देन आता है मेटालिक सॉलिड, तो मेटल को लेकर अगर कोई सॉलिड बनता है तो मेटालिक सॉलिड हो गया कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे। तो बेसिक आइडिया तो उनका नेम से ही पता चल जाता है, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? दीज आर द सॉलिड इन हुई द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? ये सॉलिड होते हैं जिसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, एंड हेल्ड टुगेदर बाय वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनका जो कांस्टेंट पार्टिकल जिस मॉलिक्यूल्स को लेके वो बने हैं वो होता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मतलब एक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, और इन पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और सबको पता है वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर से हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के हिसाब से मॉलिक्यूल भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के हिसाब से हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। सॉरी यहाँ पर 2 लिखा है, ये 3 टाइप हो गया। 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। जो पहला आता है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पता होगा, जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है उनको बोलते हैं हम नॉन पोलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ होता है, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि हमारा अमोनिया हो गया, उसमें पोलर होता है तो वो सॉलिड को हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है, इसीलिए उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड समझ में आ गया। 3 टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड है हमारे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो फर्स्ट देखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? दीज आर द सॉलिड इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि हो गया Cl2 जो क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, मतलब क्लोरीन के साथ अटैच है, और ये जो इनके क्लोरीन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल होगा। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो नहीं है, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसीलिए हम बोलेंगे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब कोई भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ ज़्यादा होता है, दूसरे एटम की तरफ उसके हिसाब से कम होता है, तो उस टाइप का मॉलिक्यूल को बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन क्लोरीन जो है Cl2,
तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को लेकर जो सॉलिड बनेगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड हेल्ड टुगेदर बाय लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लंडन फोर्स डिस्पर्सन फोर्स के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फिर आता है, हाँ इसका एग्जाम्पल हम देंगे। इसका एग्जाम्पल है H2, Cl2, तो ये सारा एक्सेट्रा। कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो ये हो गया हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देन आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? दीज आर द सॉलिड इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल। तो इनमें क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होते हैं पोलर होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। उन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। ये डाइपोल क्या है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लेट अस कंसिडर, मैं एग्जांपल लेता हूं HCl का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है। तो कोवैलेंट बॉन्ड तो सबको पता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया जाता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयर करता है। तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया एंड क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को मैं रेड कलर बनाता हूँ, यहाँ पर ब्लू कलर बनाता हूँ। ठीक है, तो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ये हाइड्रोजन के साथ भी है, ये बॉन्ड क्लोरीन के साथ भी है। समझ में आ रहा है? तो ये दो इलेक्ट्रॉन अभी जो है इन दोनों के बीच, ये दो इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स करते हैं हाइड्रोजन को, ये दो इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स करते हैं क्लोरीन को। लेकिन जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी पूछोगे सर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम का जो टेंडेंसी होता है कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ खींचने का, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन जो क्या करता है, क्लोरीन का कैपेसिटी ज्यादा होता है, वो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के खुद के तरफ ज्यादा लेता है, इसीलिए यहाँ पर एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। एंड सिमिलरली यहाँ पर जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब है क्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। एंड हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक पोल डेवलप हुआ, इसी को बोल देंगे डाइपोल डाइपोल। ठीक है, ये यहाँ पर पोल क्रिएट हुआ। तो इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्लोरीन, ये एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर इस टाइप का पार्टिकल होंगे। तो ये जो पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। तो ये जो पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव के बीच यहाँ पर एक फोर्स डेवलप होगा। तो क्लोरीन हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि क्लोरीन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है एंड हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। हमको पता है ऑपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, इसीलिए क्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये HCl एंड HCl के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसीलिए बोलते हैं उसको मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। तो ये हो गया HCl एक एग्जाम्पल हो गया, SO2। तो ये सारा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसे। तो ये हो गया हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है और जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये नाम से ही पता चलता है ये मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो क्या है? वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो मतलब जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है उसी का एक स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने अभी देखा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन,
तो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है उसी का एक स्पेशल केस है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड सारे सारे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होता, सिर्फ कुछ ही पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जैसे कि जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, और ये जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेन करते हैं, स्पेशली हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सारे क्या करते हैं, जब मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, लेट अस कंसिडर हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये एक हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी वही पार्शियलिटी, नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, लेकिन इसको स्पेशली हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज दिस बॉन्ड इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशली किसके बीच में होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड ऑक्सीजन के बीच में। तो स्पेशली ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड क्या है, दीज आर द सॉलिड इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन एंड हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल आयन होंगे, और एक आयन आयन के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के अंदर भी ये टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी बोला जाता है हमारा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कभी कभी बोला जाता है। तो उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आयनिक सॉलिड कौन हुए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, NaOH, ये सारे आयनिक सॉलिड है। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड का प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है, पहला जो प्रॉपर्टीज, दे आर हार्ड एंड डक्टाइल, दे आर हार्ड एंड सॉरी ब्रिटल, डक्टाइल बोला, ब्रिटल, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाते हैं, तो इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं ब्रिटल। एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, they are conductor of electricity in solution or molten state। they are conductor of electricity in solution or molten state but insulator in solid state। तो क्या करते हैं, ये जो सॉलिड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ मोल्टेन स्टेट या हमारा जो सोल्यूशन के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ये कारण क्यों है, इसका कॉज क्या है, क्योंकि ये जो सॉलिड होते हैं ये आयंस तो कंटेन करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में आयन मूवेबल स्टेट में नहीं रहता या फ्रीली मूविंग स्टेट में नहीं रहता, सिर्फ मोल्टेन एंड सोल्यूशन में वो मूव कर सकता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ सोल्यूशन में एंड मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट कर सकता है। ठीक है,
फिर देखेंगे मेटालिक सॉलिड। सो मेटालिक सॉलिड क्या है? दीज आर द सॉलिड इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिव मेटल आयंस। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो पॉजिटिव मेटल आयन है एंड प्रेजेंट इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर है? ए सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, मेटल आयंस है। ठीक है, तो ये सर बहुत, तो इसी तरह एक पॉजिटिव चार्ज एंड अदर आर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के अंदर एक एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा पार्टिकल है एंड हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। और ये जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड के अंदर मेटल मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड बनता है, तो इस टाइप का सॉलिड को हम बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो क्या होता है? कांस्टेंट पार्टिकल जो होता है पॉजिटिव मेटल आयन प्रेजेंट इन द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल हुआ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे है हमारा मेटालिक सॉलिड। उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इनका जो प्रॉपर्टीज होता है, दे हैव हार्ड एंड रिजिड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हुआ these solids are hard and rigid। ये जो सॉलिड है ये हार्ड है एंड रिजिड है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity। in both solid as well as molten state। तो ये जो सॉलिड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट भी कंडक्ट करते हैं, बोथ सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट। जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है, दे आर डॉक्टाइल एंड मैलेबल इन नेचर। तो ये क्या करते हैं, अगर हम उसको हैमरिंग करेंगे तो वो सीड बन जाएंगे और उसको अगर हम खींचेंगे तो वो तार जैसे तो वेयर बना सकते हैं उस। तो इस टाइप का प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं डॉक्टाइल एंड मैलेबल इन नेचर। सो ये रहा हमारा मेटालिक सॉलिड। उसके बाद आता है हमारा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या है? दीज आर द सॉलिड इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर एटम। तो इसके अंदर क्या रहता है? एटम रहता है एंड हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो एटम एटम के बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो हम बोलेंगे उसको कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड ये तो सॉलिड हो गया। तो ये जो पार्टिकल्स है सॉलिड के अंदर ये है एटम्स, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डायमंड, ग्राफाइट, और क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, तो एक्सेट्रा। ये सारे हैं हमारा कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। तो इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर वेरी हार्ड एंड रिजिड, they are very hard and rigid। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है, दे आर वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, very high melting and boiling point। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है
they are insulator except ग्राफाइट। तो ग्राफाइट एक सॉलिड है, इसको छोड़ के सारे सॉलिड इंसुलेटर हैं। और ग्राफाइट जो होता है वो सॉफ्ट सॉलिड होता है। ये हार्ड सॉलिड जनरली जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं जनरली हार्ड सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट एक सॉफ्ट सॉलिड होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ग्राफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए ग्राफाइट क्या है, एक टाइप का एक्सेप्शन है कोवेलेंट सॉलिड में। कोवेलेंट सॉलिड जनरली इंसुलेटर होते हैं सिर्फ ग्राफाइट को छोड़ के। ठीक है, तो हमारा कोवेलेंट सॉलिड के बारे में समझ में आ गया। ओके, सो नेक्स्ट हम डायमंड का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो ये जो सारा ये बॉल दिख रहा है तुम्हें, ये दिस इज द कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन के एटम के साथ कनेक्टेड है, और एक फिर 4 डिफरेंट कार्बन एटम फिर 4 डिफरेंट कार्बन के एटम के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा है कि नेटवर्क स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है दैट इज 154 पिकोमीटर उनका जो बॉन्ड लेंथ है। तो इसी तरह वो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसीलिए कार्बन इज द हेडेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। तो इसका कारण क्यों है, क्योंकि ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। कार्बन एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। एंड यहाँ पर जो कार्बन का वैलेंसी है वो 4 ही है, मतलब 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड किया है, इसीलिए ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इट इज हार्ड एलिमेंट। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन ग्राफाइट डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड। अभी ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे। ग्राफाइट इज टाइप ऑफ पिकुलियर स्ट्रक्चर हम बोलेंगे, एक टिपिकल स्ट्रक्चर है ग्राफाइट का। तो ग्राफाइट क्या होता है, ग्राफाइट conduct electricity due to its typical structure and it make 3 covalent bond. And 4th valency electron do not participate in bond formation. So that it can move freely and conduct electricity. तो ग्राफाइट में क्या होता है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये जो सॉलिड, ये एक लेयर है, ये एक दूसरा लेयर है। अगर हम इसको फास्ट लेयर बोलेंगे, ये सेकेंड लेयर है। तो फास्ट लेयर सेकेंड लेयर के बीच में बहुत गैप है। ठीक है, तो फास्ट लेयर में क्या है, कार्बन ये एक हेक्सागोनल टाइप का रिंग बनाता है, और कार्बन 3 एटम के साथ कनेक्टेड है। ईच एटम कनेक्टेड विथ 3 डिफरेंट एटम। और ये जो फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज कंपेरेटिवली लॉन्गर बॉन्ड। देखो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 340 पिकोमीटर, और जो रेगुलर कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज 114 पिकोमीटर। तो ये जो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसके वजह से
जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है उतना बॉन्ड वीक होता है। तो ये जो बॉन्ड है वीक बॉन्ड है। तो वीक बॉन्ड के कारण से ये सॉलिड जो होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता, ये सॉफ्ट सॉलिड होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो सॉलिड है ये तो वीक सॉलिड हो गया, उसके साथ जो कार्बन है वो 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो अवेलेबल रहता है कार्बन के पास। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर सकते हैं, इसीलिए फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ऐसी वही चीज़ मैंने लिखा है, ग्राफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स टिपिकल स्ट्रक्चर and it make 3 covalent bond and 4th valency bond electron do not participate in the bond formation। यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, जो 4th इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट रहता है। एक्चुअली कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, वो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लेता है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन बचा है, जो 4th इलेक्ट्रॉन बचा है दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी वो जो ऑर्बिटल है वो कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो 4th इलेक्ट्रॉन कैन मूव एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। और जो एक ग्राफाइट का प्रॉपर्टीज है, इट इज एक्ट एज सॉलिड लुब्रिकेंट ड्यू टू इट्स टिपिकल स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, हमने बताया कि एक लेयर दूसरा लेयर के बीच में गैप है, एंड ये जो गैप मतलब बोलेंगे तो ये जो बॉन्ड है दैट इज वीक बॉन्ड है, तो इजीली टूट सकता है, इसीलिए वो क्या होता है कि उनके बीच में जो गैप होता है वो जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इसीलिए वो टूट जाता है, इसीलिए उसको हम लुब्रिकेंट जैसा यूज करते हैं। तो ये जो सॉलिड होता है इट इज ए सॉफ्ट सॉलिड, तो ये सॉलिड क्या होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है। सो इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफाइट। तो वही चीज यहाँ पर टेबल पे दिया गया है कि सॉलिड कितना टाइप का हुआ। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम अगर डिवाइड करेंगे, एक हुआ मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड फिर से 3 टाइप में डिवाइड होता है, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल होता है। नॉन पोलर बीच में हो जाए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको डाइपोल डाइपोल और सॉरी डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। उसका एग्जाम्पल है आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारा रहा हमारा मॉलिकुलर सॉलिड। तो मॉलिकुलर सॉलिड जनरली सॉफ्ट होता है, ये इंसुलेटर होता है, ये कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी एंड वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है। और पोलर मॉलिकुलर सॉलिड बोलेंगे तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, और ये एग्जाम्पल है HCl एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये जनरली सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ये भी इंसुलेटर है, उनके ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते एंड उनके मेल्टिंग पॉइंट भी लो ही होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड ये आइस जैसे हो गया, ये जनरली हार्ड होता है एंड इंसुलेटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। उसके बाद आता है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में आयन्स होते हैं, उनके बीच में कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल NaCl हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। हार्ड एंड ब्रिटल, तो जनरली क्या होता है, ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, अगर फोर्स डालेंगे तो टूट जाता है इजीली, तो इसीलिए ब्रिटल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट एंड एक्यूअस सॉल्यूशन। हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है मोल्टेन एंड एक्यूअस सॉल्यूशन में, क्योंकि वहां पर फ्री आयंस मूवेबल स्टेट में रहते हैं, तो इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट आता है मेटालिक सॉलिड। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं इन द सी ऑफ डीलोकलाइज फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, उनके बीच में एक एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम मेटल आयन बोलते हैं, और इसीलिए ये जो मेटल आयन क्या होते हैं, मेटल कनेक्टेड होते हैं मेटालिक बॉन्ड से। तो एग्जाम्पल हो गया आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारा मैग्नीशियम, तो ये सारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके बाद उसका जो प्रॉपर्टीज आता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये हार्ड है, मैलेबल एंड डक्टाइल है। ठीक है, एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन एज वेल एज द
सॉलिड स्टेट। तो मोल्टेन स्टेट में एंड सॉलिड स्टेट में बोथ में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है एंड इट इज़ फायरली हाई। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है कोवेलेंट सॉलिड। सो कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड जनरली कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। उसमें कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं एटम होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। उसका एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक सिलिकॉन का, सॉरी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही लिखा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बोला जाता है क्वार्ट्ज। सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड ग्राफाइट, तो ये सारे उसका एग्जाम्पल है। और ये जो फिजिकल नेचर ये हार्ड है, सिर्फ ग्राफाइट को छोड़ के। ग्राफाइट जो है सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉलिड है। और इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर है जनरली कोवेलेंट सॉलिड एक्सेप्ट ग्राफाइट, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हमने बताया, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। अभी किसी का कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ये सारा असाइनमेंट तुम कर सकते हो खुद से एंड ये चैट सेक्शन में मुझे भेज सकते हो। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए गुड डे।